चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोग पढ़े थे क्या कि किसी भी गतिमान आवेशित कण पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कितना बल लगेगा, ये कैसे निकाला जाएगा, किस दिशा में लगेगा, ये कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो बल चुंबकीय क्षेत्र में कितना लगेगा ये पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हमको पढ़ना है, आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में, कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश का, गतिमान आवेश की गति। मतलब कि जब कोई भी आवेशित कण किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान रहेगा तो उसकी गति किस प्रकार की होगी, कैसे कैसे ये गति करेगा, इस गति से हमको क्या क्या चीज मिलने वाला है, इन सारे चीजों पर हम लोगों को आज एक एक करके डिस्कस करना है। बहुत ही आसान लेक्चर है लेकिन बहुत सावधानी से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें देखो कि इसमें जो पहला केस आता है, पहला केस जो आता है, ये पहला केस क्या कहेगा आपको, देखिए पहला केस जो कहेगा आपको, ये पहला केस क्या कहेगा कि यदि आवेशित कण, यदि आवेशित कण, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा या विपरीत दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा या विपरीत दिशा में गतिमान हो, या विपरीत दिशा में गतिमान हो। ध्यान दीजिएगा कि पिछले दिन हम लोग पढ़े थे क्या कि बल शून्य कब कब हो सकता है। तो उसमें दो इंपॉर्टेंट केस पढ़े थे लास्ट में, क्या कि यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो जाए, मतलब कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चलेगा तो उस पर कोई बल, और कण यदि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी चलेगा तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा, है ना। मतलब हम लोग जो बल का बात करते थे, अगर हम लोग बल का बात करते थे तो बल का बात करते थे कितना बेटा, क्यू भी बी साइन थीटा। और यदि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री होता था या फिर 180 डिग्री होता था तो इस दोनों ही केस में जो बल F का मान आता था आपका, ये F बराबर कितना होता था, 0। और न्यूटन साहब का पहला नियम क्या कहता है कि प्रत्येक कण जो स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहेगा और जो गतिमान है वो एक समान वेग से गतिमान रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। बात समझ में आ रही है। तो देखो भाई, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसका गति जैसा रहेगा ये उसी गति से अपना गतिमान रहेगा, बिना रास्ते में परिवर्तन हुए, बिना वेग में परिवर्तन हुए। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट क्या नोट किए हैं कि यदि कोई कण या तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में गतिमान हो या तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान। मान लीजिए कि यह है चुंबकीय क्षेत्र और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश है रखा हुआ प्लस क्यू या माइनस क्यू, जो इधर भी वेग से चल रही है एक, तो इस पर भी कोई बल नहीं लगेगा। क्यों कि थीटा बराबर कितना हो रहा है, 0 डिग्री। कोई बल आरोपित नहीं होगा, इसका मतलब ये जिस रास्ते पर गतिमान है, जिस वेग से गतिमान है, उसी वेग से ये लगातार आगे बढ़ता चला जाएगा। क्यों कि इस पर कोई बल आरोपित नहीं हो रहा है, न्यूटन गति के प्रथम नियम से। यदि कोई दूसरा आवेश है प्लस क्यू और ये इस पर विपरीत दिशा में चल रहा है भी से, तो विपरीत दिशा में चलेगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा का मान अगर 180 डिग्री होता है फिर भी कोई बल आरोपित, और जब बल आरोपित नहीं होगा भाई तो कण जिस वेग से चल रही है, जिस दिशा में चल रही है, उसी वेग से उसी दिशा में लगातार गतिमान रहेगी। बात समझ में आ रहा है। मतलब सीधा सा बात हुआ कि यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान होगा तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा, और जब कोई बल आरोपित नहीं होगा
तो कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग से सीधी रेखा पर उसी दिशा में चलता रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो गतिमान हो तो होगा क्या? तो होगा क्या भाई साहब? तो होगा क्या कि आवेशित कण बिना दिशा परिवर्तन के बिना दिशा परिवर्तन के नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। नियत वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा मतलब ना तो इसके गति की दिशा बदलेगी और ना ही इसके गति का परिमाण बदलेगा, ना ही इसका वेग बदलेगा। कारण क्या भाई साहब? कारण एकमात्र कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चली तो थीटा का मान कितना? 0 डिग्री। यदि चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चली, थीटा का मान कितना? दोनों ही केस में इस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा। तो न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है कि कोई कण जो विराम में है वो विराम में रहना चाहेगा, और कोई कण जो गतिमान है वो एक समान वेग से गतिमान रहना चाहेगा। एक समान वेग से मतलब क्या कि दिशा भी वही रहेगा और चाल भी वही रहेगी। मतलब कि जब कोई बल नहीं रहेगा तो ये भी वेग से ऐसे जा रहा है तो ये अपना रास्ता ऐसा ही चलेगा और ये इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और ये अगर विपरीत दिशा में चल रहा है तो ये इस पर ऐसे ही चलेगा। इस पर भी कोई दिशा परिवर्तन और कोई वेग परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत इसमें? नहीं कोई दिक्कत। दूसरा केस इसमें देखना है जो इंपॉर्टेंट केस। दूसरा केस इसमें देखना है क्या? जो इंपॉर्टेंट केस है। और दूसरा केस है क्या कि यदि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करे। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत क्षेत्र में प्रवेश करे या गतिमान हो, प्रवेश करे। ध्यान दीजिएगा कि दूसरा केस क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा गतिमान आवेश उसके लंबवत चलेगा। अब देखिए इस कहानी को समझना है हम लोगों को कि चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश जब गति के लंबवत प्रवेश करेगा तो मान लीजिए कि एक चुंबकीय क्षेत्र है कुछ ऐसा। जो चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस में दिखा रहा हूं, इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर के तरफ है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है? अंदर के तरफ। और इस अंदर के तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें मैं यहां से, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रही है और इसके लंबवत में कोई आवेश यहां से फेंका। कोई आवेश है +q, और ये +q आवेश जो है तो यहां से अपनी गति की दिशा ऐसे कर रही है जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब ध्यान दीजिएगा कि अब धारा के दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में आवेश प्रवाहित नहीं हो रही है। अगर आवेश अंदर की तरफ जाती या आवेश बाहर की तरफ आती तो उस पर कोई बल नहीं लगता और वह नियत वेग से अपने गतिमान पथ पर गतिमान रहता। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है भाई? तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रही है लेकिन अपना आवेश इस तरफ जा रही है। तो इस तरफ जा रही है तो इस पर चुंबकीय बल लगेगा। बल लगेगा तो किधर लगेगा जरा सा ये देखो। तो किधर लगेगा इस चीज के लिए मैंने तुमको राइट हैंड पाल्म रूल बताया है कि अपने राइट हैंड के हथेली के 4 उंगली को आप रखिए किधर? चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में, और अंगूठा को रखिए किधर? आवेश के गति के दिशा में। आवेश में धन आवेश के गति के दिशा में, धन आवेश ही है तो धन आवेश के गति के दिशा में जब रखेंगे तो जो हथेली का दिशा होगा वही क्या बताएगा? बल का दिशा बताएगा। मतलब इस पर यहां पर जो बल लगेगा भैया वो बल कुछ ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रहा है? बल कुछ ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, और जब बल कुछ ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, बल जब कुछ ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, यहां पर लाइए, बल जब कुछ ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा तो आप ध्यान दीजिएगा कि बल जब कुछ ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा तो इसके साथ क्या होगा ये देखना। ये बल लग रहा है ऊपर की तरफ, ये वेग है इधर की तरफ। अब देखो कि इसके साथ होगा क्या कि आगे बढ़ रहा है और कोई इसको ऊपर धकेल रहा है। ये जो अपना रास्ता चुनेगा
ये रास्ता इसका कैसा, कुछ ऐसे रिजल्टेंट ये भागेगा, और ऐसे भागेगा तो जो इसका रास्ता होगा ये रास्ता कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर देखो यहां पर आएगा, अब इसके वेग की दिशा हो जाएगी कुछ ऐसी, वेग की दिशा हो जाएगी कुछ ऐसी, और चुंबकीय क्षेत्र है किधर, अंदर की तरफ। अब की बार हम क्या करेंगे कि फिर से थंब रूल लगाएंगे। तो थंब रूल लगाएंगे तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का 4 उंगली जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अंदर की तरफ, अंगूठा जा रहा है मेरा आवेश के प्रवाह के दिशा की तरफ। इस बार बल किधर लगेगा, इधर की तरफ बल लग रहा है, बल लग रहा है किधर की तरफ, इधर की तरफ, और फिर ये कण गतिमान हो जाएगा कुछ ऐसा, ये कण गतिमान हो जाएगा कुछ ऐसा। मान लो यहां पर पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, इसके गति का दिशा है कुछ ऐसा, चुंबकीय क्षेत्र चल रही है ऐसे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, गति अंगूठे की दिशा में, बल अब की बार किधर लगेगा, नीचे की तरफ, फिर इसका गति हो जाएगा कुछ ऐसा, इसका गति हो जाएगा कुछ ऐसा, फिर यहां पर आएगा, इसका वेग का दिशा है ऐसे, और इस पर देखो बल किधर लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में 4 उंगली, बल का दिशा नीचे की तरफ, तो बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, बल किस दिशा में लगेगा, और फाइनली जो है सो ये एक वृत्ताकार पथ क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। फाइनली ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार पथ कंप्लीट कर लेगा। मैकेनिज्म समझ में आ रही है कि नहीं। देखो जब यहां पर था तो भाई चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, आवेश का गति इधर की तरफ, बल लग रहा था ऊपर, ये घूम करके यहां तक पहुंचा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, गति ऊपर की तरफ, बल लग रहा है इधर, यहां पर गया चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, गति कर रहा है इधर, बल लग रहा है नीचे, यहां पर आया चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, गति हो रहा है नीचे की तरफ, बल लग रहा है। फाइनली ये क्या करेगा, एक वृत्ताकार पथ कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए कि ये जो वृत्ताकार पथ कंप्लीट कर रहा है, इस वृत्ताकार पथ को मैं थोड़ा सा बाहर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं बाहर बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इसने जो वृत्ताकार पथ आवेश ने ट्रेस किया, ये वृत्ताकार पथ मान लो कि ये है, और इस वृत्ताकार पथ में हमेशा तुम देखो कि हमेशा तुम ये देखो कि हमेशा जो है वेग अगर इधर है तो बल ऊपर की तरफ, अगर वेग यहां पर ऊपर की तरफ हुई तो बल किधर, अंदर की तरफ, अगर वेग यहां पर इधर की तरफ हुई तो बल किधर, नीचे की तरफ, अगर वेग यहां पर नीचे की तरफ हुई तो बल किधर, अंदर की तरफ। बात समझ में आ रही है। अब देखिए सिंपल सा बात ये कि अगर ये कण वृत्ताकार पथ पर घूमने लग रही है, वृत्ताकार पथ पे घूमने लग रही है, तो वेग हमेशा इसका नियत है, वेग कभी बदला नहीं है, लेकिन इस पर एक बल लगातार काम कर रहा है, जो बल केंद्र के तरफ काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है, जो बल क्या कर रहा है, केंद्र के तरफ काम कर रहा है। और केंद्र के तरफ किसी भी चीज को ध्यान देना कि वृत्तीय पथ पर घुमाने में केंद्र के तरफ काम करने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। आपको मैं बोला था 11th में अगर याद हो कि अभिकेंद्रीय बल होता नहीं है कुछ, कोई ना कोई दूसरा बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल का काम करने लगता है। ध्यान दीजिएगा, हाथ में हम रस्सी बांधे, रस्सी से पत्थर बांधे और पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो रस्सी में बल लग रहा है टेंशन, और टेंशन लगातार किधर, उंगली की तरफ लग रही है, केंद्र है उंगली, उंगली की तरफ लग रही है, तो पत्थर वृत्ताकार पथ पे घूम रही है। तो यहाँ जो टेंशन फोर्स था, ये टेंशन फोर्स किसका काम कर रहा था, अभिकेंद्रीय बल का। बात समझ में आ रहा है। और यहां पर चुंबकीय बल लग रहा है लगातार केंद्र के तरफ, मतलब चुंबकीय बल कैसा काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल के जैसे। बात समझ में आ रहा है। तो जब कोई भी धन आवेश या कोई भी आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उसमें प्रवेश करेगा, तो वो क्या करने लगेगा, वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गति करने लगेगा, जिसमें चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट को नोट करते हैं क्या, कि तब होगा क्या, तब आवेशित कण जो है, तब आवेशित कण जो है वो वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से, वृत्तीय पथ पर एक समान वेग नहीं लिखेंगे, दिशा तो लगातार बदलेगा, एक समान चाल से, एक समान चाल से गति करेगा, एक समान चाल से गति करेगा, तथा चुंबकीय बल जो होगा, चुंबकीय बल किस चीज का कार्य करेगा भाई,
चुंबकीय बल अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। चुंबकीय बल किसका कार्य करेगा? अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। अभिकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि हम थोड़ा सा चुंबकीय बल निकालें। बात तो यह स्पष्ट हो गई क्या कि चुंबकीय क्षेत्र में जब भी आवेश लंबवत प्रवेश करेगा तो वो क्या करेगा? वृत्तीय पथ पर घूमेगा। वृत्तीय पथ पर कैसे वेग से? तो एक समान चाल से, ठीक ना, एक समान चाल से। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन कि यहां पर जो है ये जो चुंबकीय बल है, ये चुंबकीय बल किसका कार्य करने लगेगा? अभिकेंद्रीय बल का। अब आप जरा सा चुंबकीय बल निकालने का प्रयास करिए। तो अगर हम लोग चुंबकीय बल निकालें, अगर हम लोग चुंबकीय बल निकालें तो ये चुंबकीय बल जो हो जाएगा वो किसके बराबर में हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल के बराबर। चुंबकीय बल किसके बराबर में हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल के बराबर में। अब ध्यान देना कि हमको ये चीज दिया हुआ है क्या कि जो आवेश है ये Q है, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका मान कितना है? B है, और इसमें जो वेग है वो कितना है? अब देखो ये आवेशित कण है, तो तुमको जब मैं आवेश के गुण पढ़ा रहा था तो मैं हमेशा बोला था क्या कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ संलग्न होता है। आवेश है मतलब निश्चित रूप से द्रव्यमान होगा, क्योंकि किसी ना किसी कण पर आवेश होगा। लेकिन द्रव्यमान है इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आवेश होगा कि नहीं होगा, न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अगर आवेश है तो निश्चित रूप से द्रव्यमान भी होगा। तो मान लीजिए कि इस आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो है कितना? n। हम लोग क्या मान लिए कि इस आवेशित कण का जो द्रव्यमान है वो कितना है? m। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हमारे पास जो जो चीज दिया हुआ है वो चीज क्या दिया हुआ है? तो हमको B दिया हुआ है क्या? B दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। B दिया हुआ है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। Q दिया हुआ है क्या? आवेश का परिमाण। Q दिया हुआ है क्या? आवेश का परिमाण दिया हुआ है। Q क्या दिया हुआ है? आवेश का परिमाण। आपके पास V क्या दिया हुआ है? तो V दिया हुआ है आवेश का वेग। क्या दिया हुआ है? आवेश का वेग। और आपके पास M दिया हुआ है क्या? M दिया हुआ है क्या? आवेशित कण का द्रव्यमान। क्या दिया हुआ है? आवेशित कण का द्रव्यमान। अब देखिए कि जब आवेशित कण का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है और एक और चीज आपको दिया हुआ है क्या केस में कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करना है, ठीक ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करना है। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर बी तथा वेक्टर भी के बीच का कोण जो है, के बीच का कोण जो है वो बीच का कोण थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो तुम भाई साहब ये बताओ कि चुंबकीय बल जो लिखोगे वो कितना लिखते हो? क्यू भी बी साइन थीटा। और अभिकेंद्रीय बल का परिभाषा तुमको पता होगा कितना? mv² बट्टा r, जहां पर m द्रव्यमान, v वेग और r जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है उसकी क्या होती है? त्रिज्या होती। बात समझ में आ रहा है? जहां पर r क्या है, जहां सारा चीज तो आप जान ही रहे हैं, r क्या है? जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, जिस वृत्तीय पथ पर गति कर रही है, r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? r क्या है? वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। अब ध्यान देना, थीटा का मान कितना रखेंगे? 90 डिग्री। जब थीटा का मान 90 डिग्री रखेंगे तो आपको जो निकल के मिलेगा ये क्या मिलेगा? देखिएगा, क्यू भी बी साइन 90 डिग्री इक्वल टू mv² बट्टा कितना? r। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू भी बी इक्वल टू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? mv² बट्टा कितना? r। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि यहां पर एक भी से ये स्क्वायर खत्म, r को इधर ले आओ और क्यू भी को इधर ले आओ, तो r इक्वल टू कितना बचेगा? ऊपर बचा mv और नीचे बचा कितना? क्यू भी। मतलब कि आपसे ये पूछ सकता है सवाल में क्या कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी आवेश को लंबवत फेंक रहे हैं तो ये वृत्तीय पथ पर घूमेगा, तो उस वृत्त का त्रिज्या कितना होगा जिस वृत्तीय पथ पर ये घूमेगा? तो वृत्त का अगर त्रिज्या आपको निकालना है तो देखिए
द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रहा है कि आवेश का द्रव्यमान कितना है, वेग पर भी निर्भर कर रहा है, आवेश पर भी निर्भर कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर कर रहा है कि कितना होगा। तो द्रव्यमान आपको पता रहेगा, कितना वेग से फेंके ये आपको पता रहेगा, आवेश का परिमाण कितना है ये पता रहेगा, और जिस चुंबकीय क्षेत्र में फेंके हैं वो चुंबकीय क्षेत्र कितने का है ये भी आपको पता रहेगा। मतलब अगर कोई आवेश दे दिया और चुंबकीय क्षेत्र आपको दे दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आपको आवेश दे दिया तो आवेश पर चार्ज फिक्स, आवेश का द्रव्यमान भी, और अगर चुंबकीय क्षेत्र दे दिया तो बी का मान भी क्या, मतलब एम क्यू और बी फिक्स। तो जितना अधिक वेग से फेंकेंगे त्रिज्या उतनी बड़ी बनेगी। मान लो धीरे से आया चटे से घूम जाएगा, और तेजी में आया तो बड़ा सर्कल बनाएगा, और तेजी में आया और बड़ा सर्कल बनाया, और तेजी में आया और बड़ा सर्कल बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? मतलब सीधा सीधा ये बात है क्या कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, भी के। जितना अधिक वेग से हम फेंकेंगे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में आ रहा है? अब आपसे ये पूछा जाए जरा सा कि हमको बताओ कि वृत्तीय पथ पर घूमेगा, ये तो हम समझ गए कि लंबवत फेंकेंगे तो वृत्तीय पथ पर घूमेगा, ये तो हम समझ गए। हमको ये बताओ कि वृत्तीय पथ पर घूम के एक चक्कर पूरा करने में ये समय कितना लेगा? वृत्तीय पथ पर घूम करके एक चक्कर पूरा करने में ये समय कितना लेगा ये बताओ, आवर्तकाल बताओ। एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। तो अगर आपको कहेगा क्या कि बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र है, आपको कहेगा क्या कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर, चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर गतिमान आवेश का, वृत्तीय पथ पर गतिमान आवेश का जो है, गतिमान आवेश का हमको ये बताओ कि आवर्तकाल क्या है? गतिमान आवेश का आवर्तकाल क्या है? तो आवर्तकाल के बारे में अगर जब आप बात करिएगा तो आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड हम लोग किसे बोलते हैं कि एक चक्कर लगाने में जितना समय लगा उसे ही क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि तुमको ये बात पता है भाई कि अगर कोई भी कण वृत्तीय पथ पर चल रहा है और इसकी त्रिज्या आर हम लोग निकालना सीख गए हैं कि आर कैसे निकाला जाए। ये आवेश है आपका क्यू जिसका मास है एम, और ये इधर जा रहा है बी वेग से, और इधर मान लीजिए कि कोई सा भी मैग्नेटिक फील्ड है जो कैसा है, क्रॉस है, और इस मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर में आपको दिया हुआ है। तो आप अभी आर निकालना सीखे थे कि आर इक्वल टू कितना लिखेंगे? क्यू भी बाई, नहीं, एम भी बाई क्यू बी। कितना लिखेंगे? एम भी बाई क्यू बी। कितना लिखेंगे? एम भी बाई क्यू बी। ये चीज आप निकाल लेंगे, त्रिज्या आपको निकल जाएगा। अब देखिए कि हमको निकालना क्या है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई अगर दूरी की बात करेंगे हम लोग, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी जो होगी, तय की गई दूरी जो होगी, ये दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर के बराबर में। और तुम ये बात जानते हो कि जो चाल बराबर होता है ये क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो बेटा चाल इसका कितना है? भी दिया हुआ है, भी चाल से चल रहा है। दूरी कितना कवर कर रहा है? 2 पाई आर। उसको समय लग रहा है मान लो कितना, अपन को टी निकालना है। तो जब अपन को टी निकालना है तो v इक्वल टू, जब अपन को टी निकालना है तो टी को इधर लेके आ जाओ और v इधर भाग में आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2 पाई आर बट्टा कितना? v। ये निकल के आ जाएगा क्या? टाइम पीरियड। अब r का मान आप क्या करिए? यहां से पुट करिए। तो r का मान जब आप यहां से पुट करिएगा तो t बराबर हो जाएगा कितना? 2 पाई बाई v इधर, और r के जगह पर आप कितना रखिएगा? mv बाई कितना? qb। v से v कट जाएगा। v से v कटने के बाद जो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिलेगा, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना मिलेगा? 2 पाई m बाई क्यू बी। इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, कितना मिलेगा? 2 पाई m बाई कितना? क्यू बी। ध्यान से देखना कि टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ये वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब
थोड़ा सा वेलोसिटी से फेंकेंगे, छोटा सर्कल पे भी उतना ही देर में कंप्लीट करेगा, अधिक वेलोसिटी से फेंकेंगे तो भी उतना ही देर में सर्कल कंप्लीट करेगा, और तेज फेंकेंगे बड़ा सर्कल बनाएगा लेकिन टाइम उतना ही लगेगा एक चक्कर कंप्लीट करने। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये जो इसका आवर्त काल है, आवर्त काल जो है ये वेग पर निर्भर नहीं करती। क्या करती? वेग पर निर्भर नहीं करती है, वेग पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आ रहा है? आगे साइक्लोट्रॉन पढ़ाएंगे। साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है जो किसी भी आवेशित कण को बहुत ज्यादा त्वरित करने में काम की जाती है। अगर आपको न्यूक्लियस को तोड़ना है तो इतना ज्यादा स्पीड से त्वरित करके उसको फेंकते हैं ना, पटकते हैं कहीं पे कि टूट जाता है। समझे? तो साइक्लोट्रॉन में आपको आवर्तकाल इसका उपयोग आएगा, और आपको यह बात ध्यान में रखना है क्या, कि यह वेग पर निर्भर नहीं करती है। बात समझ में आ रहा है? चलो आप देखो कि टाइम पीरियड निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, आवर्तकाल निकल गया। अब जरा सा फ्रीक्वेंसी का भी बात कर लें कि एक सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, है ना? आवृत्ति, आवृत्ति का जरा सा बात करते हैं। अगर बात करें किस चीज का? आवृत्ति का। आवृत्ति, आवृत्ति को लिखते हैं क्या? एफ, ठीक ना? और चूंकि ये एंगुलर आवृत्ति है तो इसको ओमेगा भी लिखेंगे, ठीक ना? ओमेगा भी लिखेंगे। तो आप देखिए कि अगर आवृत्ति हम लोग लिखेंगे, आवृत्ति लिखेंगे एफ, ध्यान दीजिएगा, तो आवृत्ति एफ जो होता है वो क्या होता है? ये होता है क्या कि एक सेकंड में, एक सेकंड में चक्करों की संख्या, एक सेकंड में चक्करों की संख्या। अब ध्यान देना कि एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में जो है, एक चक्कर लगाने में इसको कितना समय लग रहा है? एक चक्कर लगाने में टी समय लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? इसका मतलब अगर इसको हम उल्टा लिखें तो उल्टा लिखेंगे, तो उल्टा लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे क्या कि टी सेकंड में, टी सेकंड में ये क्या कर रहा है? टी सेकंड में एक चक्कर पूर्ण कर रहा है, एक चक्कर पूर्ण करता है, ठीक ना? टी सेकंड में क्या करता है? एक चक्कर पूर्ण करता है। तो भैया ये बताओ कि एक सेकंड में कितना चक्कर पूर्ण करेगा? 1/t चक्कर पूर्ण करेगा, है ना? और आप देखिए कि इसी को एक चक्कर में जितना टाइम लगाता है इसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको लिखेंगे कितना? इसको लिखेंगे कितना हम लोग? 1/t लिखेंगे, और t का वैल्यू पीछे से निकाल चुके हैं। t का वैल्यू पीछे कितना निकाले हैं? t का वैल्यू 2πm/qb। तो जब इसको लिखोगे 1/2πm/qb तो ये पलट के हो जाएगा कितना? f इक्वल टू हो जाएगा 2πm/qb के जगह ये भी उलट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? qb/ कितना? 2πm। बात समझ में आया कि नहीं? ये है क्या? ये है रैखिक आवृत्ति। ये है क्या? रैखिक आवृत्ति। ये है रैखिक आवृत्ति। अब आपको जरा सा बात करना है क्या? कोणीय आवृत्ति ओमेगा। आपको बात करना है किस चीज का? कोणीय आवृत्ति का। कोणीय आवृत्ति क्या होता है? ओमेगा। और ओमेगा इक्वल टू हम लोग कितना लिखते हैं? 2πf। ओमेगा इक्वल टू कितना लिखते हैं? 2π। ये वैल्यू डाल दो। तो ओमेगा इक्वल टू अगर लिखेंगे तो 2π के जगह 2π, और f के जगह पर कितना लिखेंगे? qb/2π कितना? m लिखेंगे। 2π से 2π जाएगा, यानी कि ओमेगा इक्वल टू कितना मिलेगा? qb/ कितना? m। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हर पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव है। आज का हर पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? भाई मैं अभी तक क्या बोला? मैं अभी तक ये बोला कि अगर कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत फेंका जाएगा तो ये वृत्तीय पथ पर गतिमान हो जाएगा। वृत्तीय पथ पर गतिमान हो जाएगा जिसमें चुंबकीय बल जो लग रहा है ये किसके जैसा काम करेगा? अभिकेंद्रीय बल के जैसा। अब चुंबकीय बल कितने का? तो चुंबकीय बल qb sin थीटा का, और अभिकेंद्रीय बल कितना? mv² थीटा 90 डिग्री है, यानी कि qb बराबर mv²r। b से भी कैंसिल, r इक्वल टू mv/qb। तो आपसे अगर पूछे कि अगर इतने वेग से गया तो कितना बड़ा त्रिज्या बनाएगा? r का फॉर्मूला निकल जाएगा।
अब आपसे पूछे कि अगर चल रही है वृत्ताकार पथ पे तो मुझे बताओ कि एक चक्कर पूरा करने में समय कितनी लगेगी। तो जब ये वृत्ताकार पथ पे एक चक्कर पूरा करेगा तो दूरी कितना चलेगा, और मान लो कि उसमें इसको समय कितना लगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय लिखोगे तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा कि नहीं। कितना हुआ, टी इक्वल टू 2πr/v। आर का वैल्यू जो हम लोग पीछे निकाले थे वो इसमें पुट कर दो, पुट करोगे कितना आ जाएगा 2πm/। अब देखिए कि इसका आवर्त काल जो है, टाइम पीरियड, ये वेग पर निर्भर नहीं कर रही है। इसका मतलब छोटा वृत्त घूमेगा तो मान लो 5 सेकंड में घुमा, तो अगर अधिक वेग से आएगा तो बड़ा वृत्त भी घुमाएगा तो 5 ही सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब वेग के बदल जाने से केवल पथ की त्रिज्या बदलेगी, आवर्तकाल नहीं बदलेगी। आगे क्या बताया कि अगर टाइम पीरियड निकल गया तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी ये एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया, एक सेकंड में कितना चक्कर लगाया, इसी को क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। अरे यार 8, 9, 10th में पढ़े हुए हो गया आवृत्ति का परिभाषा। अब देखो टी सेकंड में कितना चक्कर लगा रहा है, तो एक सेकंड में कितना लगाएगा, और इसी को क्या बोलेंगे, टी का वैल्यू रख दिए, सॉल्व किया, इतना आया। ये था क्या, रैखिक आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति के लिए मैं क्या बोला, ओमेगा इक्वल टू 2π/f लगा दो, ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, qv/m। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं। अब देखिए कि जरा सा चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट का हम लोग बात करते हैं। चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, विभवांतर। चैप्टर 2 में विभवांतर और विभव, विभव के बारे में क्या पढ़े हुए हैं कि किसी इकाई धन आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में विद्युतीय बल के विरोध में लगाए गए बल के द्वारा किया गया कार्य ही क्या होता है, विद्युत विभव, है ना। विद्युत विभव अनंत से लाने में तो विद्युत विभव, और दो बिंदुओं के बीच का क्या, विभवांतर। मतलब इकाई आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर होता है। सिंपल सा बात है। तो अब मान लो ये ध्यान देना, अब मान लो ये कि यदि किसी आवेश को, यदि किसी आवेश को, ध्यान देना, आवाज नहीं, यदि किसी आवेश को विभवांतर 0 से v के मध्य, 0 से v के मध्य त्वरित किया जाए, त्वरित किया जाए, क्या किया जाए, त्वरित किया जाए। मतलब यदि हम इसमें क्या करेंगे, त्वरण उत्पन्न कर दें, तो त्वरण उत्पन्न कर देंगे तो देखिए, तो यहां था विभवांतर 0 और यहां था विभवांतर क्या, प्लस q आवेश को ले गए, प्लस q आवेश को हम कहां से कहां तक त्वरित कर दिए, यहां से चला और यहां तक पहुंच गया प्लस q। तो इसके बीच में जो किया गया कार्य होगा वो हम आपको क्या बोले हैं कि विभवांतर v-0 फाइनल माइनस इनिशियल बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर हम लोग बात करें किस चीज का, किया गया कार्य का, अगर हम लोग बात करें किए गए कार्य का, ध्यान दीजिएगा, तो अगर किया गया कार्य W का बात करेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, Q इधर आया, QV के बराबर में हो जाएगा कि नहीं, W बराबर कितना हो जाएगा, QV। अब देखो कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि भैया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस जो होता है वो किसके बराबर में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर में। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर में आया, QV के बराबर में। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके बराबर में आया, और ये किसके बराबर में हो जाएगा, डेल्टा KE के बराबर में, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कितना लिखेंगे, QV बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या, त्वरित किया गया है, त्वरित किया गया है। और आपसे कहे किया गया कार्य निकालिए तो सीधे आप W इक्वल टू क्या लिखिएगा, ये हम बाहर से त्वरित किए हैं, चुंबकीय बल के कारण त्वरित नहीं हुआ है, बाहर से त्वरित करेंगे तो वेग में परिवर्तन होगा। तो पूछेगी कि किया गया कार्य कितना बताइए, QV के बराबर में। अब देखो कि इसका काइनेटिक एनर्जी और
फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में क्या, तो शुरू में जब जीरो पोटेंशियल था तो ये चार्ज किस में मान लो, रेस्ट में, ये चार्ज मान लो किस में, रेस्ट में। इसका मतलब इनिशियली जो ये था किस में था, तो इनिशियली जब रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि भाई साहब अगर क्यू भी बराबर लिखेंगे तो हाफ एम और फाइनल वेलोसिटी है वी स्क्वायर और माइनस कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं। इसका मतलब हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू भी। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये भी भाई साहब पोटेंशियल है और यहाँ पर भी वेग है, तो इसको कोई नाम बदल दो, नहीं तो दोनों में बहुत कंफ्यूजन होगा, है ना। यहाँ पर क्यू भी में जो था ये भी क्या था, पोटेंशियल था, तो यहाँ पर जो है ना, तो इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं, इसका वेलोसिटी यू मान लो, ठीक है, कितना मान लेते हैं, यू। अब देखिएगा ध्यान से कि अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर हाफ एम यू स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, क्यू भी। अब देखो ध्यान से कि अगर यहाँ से यू स्क्वायर लिखना हो तो यू स्क्वायर लिखना हो तो कितना लिखेंगे, यू स्क्वायर लिखना हो तो 2 भी बाई कितना, एम लिखेंगे। अब देखिए कि यहां से अगर हमको u लिखना हो तो u लिखना हो तो कितना लिखेंगे, √2 भी बाई कितना, m। अब देखो यहां से ध्यान देना कि यहां से अगर हम 2 भी बाई m लिख रहे हैं, एक सेकंड ध्यान से देखिएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, अच्छा छोड़िए इसको, डायरेक्ट यहीं तक रहने दीजिए अभी। हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, क्यू भी। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहां से हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू कितना देखे, हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू कितना देखे, क्यू भी क्या है पोटेंशियल, यू क्या है वेलोसिटी। अब ध्यान देना, देखो इसी को 1/2m u इंटू यू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तुम जानते हो कि मास इंटू वेलोसिटी जो होता है, द्रव्यमान गुने वेग, ये होता है किसके बराबर में, संवेग के बराबर में, मोमेंटम के बराबर में, जिसको क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। तो इस मास इंटू वेलोसिटी को 1/2p u इक्वल टू क्यू भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस क्यू को इधर भेज दो, तो इस क्यू को जब इधर भेज दोगे तो तुमको पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, पी यू बाई कितना, 2q। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो पी यू बाई 2q। p क्या है मोमेंटम, u क्या है वेलोसिटी, q क्या है चार्ज। इतना टर्म आपको याद रखना है, बात समझ में आ रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोले तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बोले तो सीधे याद रखना काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर में होगा, किसके बराबर में, क्यूबी के बराबर में। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो कि ये दो केस के बाद अगर किसी भी कोण थीटा पे फेंका जाएगा तो क्या होगा, बस छोटा सा लॉजिक है, आपको सीखना है, 2 मिनट का चीज है। अगर मान लीजिए क्या कि अगर मान लीजिए कि यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण थीटा से प्रवेश करे, यदि आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी कोण थीटा से प्रवेश करे। अब ध्यान दो, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप मान लीजिए कि ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में जो है तो कोई भी कण प्रवेश किया है, कैसे, कोई भी कण प्रवेश किया है किसी कोण थीटा पे। अब की बार ना तो ये लंबवत जा रही है और ना तो ये इसके दिशा में या इसके विपरीत दिशा में। चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है अंदर की तरफ और अंदर की तरफ है, तो मान लो कि इसमें जो कोई कण चला, वो कोई कण चला इस तरह से भी वेग से जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो कोण बना रही है वो कितनी, थीटा कोण बना रही है। बात समझ में आ रही है, कितनी कोण बना रही है, थीटा कोण। छोड़ो इसको, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र नहीं लेते हैं। तुम लोग साथ साथ में लिख रहे हो क्या, साथ साथ में लिख रहे हो तो फंसोगे बेटा। चलिए देखिए, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं हम लोग, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। मजा आया ना, दोबारा काट के लिखो। चलिए देखिए, इस बार चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है क्या, ये है क्या तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र भी। और ध्यान दो, एकदम ध्यान दीजिएगा, इस बार जो कोई आवेश है प्लस क्यू,
ये प्लस क्यू इस चुंबकीय क्षेत्र से किसी कोण थीटा पर गति कर रही है। कितने पे? किसी कोण थीटा पे। तो आप बताइए इस वेग v का दो कंपोनेंट में घुमा सकते हैं कि नहीं? जिसके साथ थीटा लगा उसके साथ, और जिसके साथ नहीं लगा उसके साथ साइन थीटा। तो भाई साहब बहुत होशियारी का काम किया आप लोग। देखिए यहां से जाएगा ये v cos थीटा और यहां से जाएगा ये कितना v sin थीटा। अब देखिए कि ये v cos थीटा जो है और ये जो v sin थीटा है, इसमें v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है। एकदम ध्यान से, ये v cos थीटा किसमें? चुंबकीय क्षेत्र के, मतलब इस पर कोई बल लगेगा तो ये नियत वेग v cos थीटा से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो लंबवत जब घुसता है तो कैसे घुमाता है? वृत्तीय पथ पे घुमाता है। तो अब देखना कि एक ही टाइम पे इसमें क्या क्या हो रहा है। एक ही टाइम पे ये v sin थीटा इसको वृत्तीय पथ पे घुमा भी रहा है और v cos थीटा से ये आगे भी जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक ही टाइम पे क्या हो रहा है, इसको v sin थीटा लंबवत है तो वृत्तीय पथ पे घुमाएगा भी और v cos थीटा वेग से ये आगे भी जाएगा। तो फाइनली जो इसका पाथ हो जाएगा, ये वृत्तीय पथ पे घूमेगा भी और आगे भी जाएगा। तो कैसे रास्ते पे चलेगा? ऐसे रास्ते पे चलेगा। बात समझ में आ रहा है? आगे के तरफ जो जाएगा वो नियत वेग से। नियत वेग से मतलब इस दोनों फेरों के बीच की जो डिस्टेंस रहेगी वही इस दोनों फेरों के बीच के भी डिस्टेंस रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। और एक चक्कर लगाने में t समय लगा, तो t समय में मान लो ये x डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो अगला चक्कर भी कितने देर में लगाएगा? तो उतना में भी ये कितना बढ़ेगा? बात समझ में आया कि नहीं? तो जब किसी कोण थीटा पर प्रवेश करे तो आवेशित कण जो होगा, ये आवेशित कण पेंचादार पथ इसको बोलते हैं। पेंचादार पथ को बोलते हैं इंग्लिश में हेलिकल पाथ, ठीक ना? हेलिकल पाथ पर गतिमान होता है। देखिए इस केस का एनालिसिस और भी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग उतना लंबा चौड़ा में नहीं ले जाएंगे, बस काम का बात करते हैं और आगे निकलते हैं। तो आज का ये तीनों केस आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें बोलेगा आवृत्ति निकालने के लिए, बस v की जगह क्या पुट करना है तुमको? v sin थीटा, क्योंकि लंबवत वेग न लेते थे। देखो पीछे हम लोग जितना भी जगह v रखते थे वो सारे v कैसा रखे थे? लंबवत। ये v जो था वो लंबवत था, यहाँ पर जो v था वो क्या? लंबवत। तो ये भी v कैसा होगा? लंबवत। तो अगर आपसे पूछे कि इस हेलिकल पाथ का त्रिज्या कितना होगा, तो m v sin थीटा बाई क्यू v। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये v जो लिए हैं, ये v हमेशा ध्यान रखना कि v कैसा है? परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है वो है कौन सी? v sin थीटा। बात समझ में आ रही है? v cos थीटा से नियत वेग से आगे चलेगा और v sin थीटा के कारण वृत्ताकार पथ पर घूमेगा। तो यहाँ पर ये लाइन लिख दीजिएगा क्या कि v sin थीटा के कारण वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, वृत्ताकार पथ पर घूमेगा एवं v cos थीटा नियत वेग से आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि v sin थीटा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है, इससे नियत वेग से आगे चलेगा। पहला और दूसरा दोनों केस को मिला दो, तो v cos थीटा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है तो नियत वेग से आगे बढ़ेगा, और v sin थीटा लंबवत है तो इसके कारण किस पर घूमेगा? तो एक ही साथ वृत्तीय पथ पे घूम भी रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो कैसे पथ पे चलेगा? हेलिकल पाथ पे, ठीक ना? बात समझ में आ रहा है? हेलिकल पाथ, इसको पेंचादार, पेंच ऐसा ही ना होता है ना? तो इसको क्या बोलते हैं? पेंचादार पथ बोलते हैं, हेलिकल पाथ बोलते। क्लियर है इतनी कहानी? इतनी का ये क्या है यार, खाली m इंटू यू को संवेग p लिख दिए, ठीक ना? चलिए, और कोई दिक्कत इसमें? यहाँ u निकाल लो ना, जो निकालना है वो निकालो। यहां से हर एक पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव है, समझ गए?